बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल कम्युनिटी के एक बड़े फैसले की वजह से इजराइल, उसकी सेना और उसके प्रधानमंत्री जो पहले से ही मुश्किल में है, अब और बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। इस बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस छोटे भाई को सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। अब जरा ये सुनो, तुर्की के ऑयल और केमिकल टैंकर तुर्की से सीधा इजराइल पहुंचे हैं। यूजुअली जैसे नॉर्मल डेज में पहुंचते ना, वैसे ही रोज रोज ऐसी खबरें देकर हमें भी शर्म आने लगी है, लेकिन हमारा तो काम है खबर देने का। लेकिन तुर्की को इस बात पर जरा भी शर्म हया नहीं है। उधर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने तुर्की के अपने विजिट के दौरान तुर्की को बड़ी ही बुरी तरीके से बेइज्जत किया है। नहीं मतलब अगर तुम दोस्ती निभा ही रहे हो, जैसे इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे देश खुला इसी जमीन पर रहकर दोस्ती निभा रहे हैं, हालांकि मुस्लिम दुनिया ने उनसे कोई उम्मीद नहीं लगाई हुई है, सबने छोड़ दी है, वैसे ही तुम भी खुला दोस्ती निभाना शुरू कर दो। कम से कम वो मुस्लिम लोग जो तुमसे कोई उम्मीद लगा के बैठे हैं, वो सब्र का घूंट तो पी लेंगे और कंसिडर कर लेंगे कि जैसे बाकी के देश वैसे तुम। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जब से अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, तब से वो देश के बाहर तो छोड़ो, अपने बंकर के बाहर भी नहीं आ रहे हैं। अब इनके बाद इजराइल के करीबन 30 सोल्जर्स के ऊपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने मल्टीपल कंट्रीज के अंदर वॉर क्राइम्स का केस दर्ज किया है, और इनको ये खतरा है कि अगर इनके ये सोल्जर जैसे अब्रोड वगैरह जाते हैं याशी करने के लिए, तो ये कहीं पकड़े ना जाए, जकड़े ना जाए। इसलिए इजराइल की सरकार ने अपने सोल्जर्स को ये हिदायत दी है, वार्निंग दी है सख्त वाली, कि अब्रोड जाने से गुरेज करो, और खासकर उन देशों में जहां पर तुम्हारे खिलाफ बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बड़े लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो केस कर रही है, चाहे वो मुस्लिम्स हो या नॉन मुस्लिम्स हो। दो हो गई, अब तीसरी बात सुनो। यूनाइटेड नेशन के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें ये डिमांड है कि इजराइल ने जो गाजा पर कब्जा किया हुआ है, वेस्ट बैंक के इलाके पर पूरा का पूरा कंट्रोल ले लिया है और अपने सेटलर्स को वहां पे घर बना कर दिए हैं, फलस्तीनियों के घरों को छीनकर उनको दिया है, और सीरिया के गोलान हाइट्स पर जो कब्जा करके बैठा है, इन तमाम कब्जों को खाली कर वो अपने इलाके के अंदर आए। और 1967 में जो रेजोल्यूशन पास हुआ था 2 स्टेट सॉल्यूशन का, उसके तहत फलस्तीन को मान्यता मिले और फलस्तीन एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए। और इसके सपोर्ट में यूएन के 157 देशों ने वोट किया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 देश हैं, एक हमारा देश इंडिया और दूसरा ऑस्ट्रेलिया, जो हमेशा से ही इजराइल को सपोर्ट करता आया है, लेकिन इस बार उसने अपना स्टैंड बदलकर फलस्तीन के समर्थन में हाथ खड़ा कर दिया है। तो इन 3 चीजों से ये साबित होता है कि लगभग सारी ही दुनिया का ये मानना है कि इजराइल जो कर रहा है वो गलत है, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मिलकर रिजोल्यूशन निकाला था उसको भी नहीं मान रहा है, ये और भी ज्यादा गलत है, और हम उसी गलत चीज की रिपोर्टिंग करते हैं। तो हमारे हजारों व्यूअर्स में से कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो इजराइल को माता और अमेरिका को पिता मानते हैं और उनको फुल सपोर्ट देते हैं, और पूरे दिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठे हुए डिजिटल दहशतगर्दों की खबरें देखते हैं, जो पूरे दिन एंटी मुस्लिम इस्लामोफोबिक खबरें चलाकर इनके दिमागों में कूड़ा भरने का काम करते हैं। वो रिपोर्टर्स, एंकर्स इनको शांति दूत लगते हैं, और हमारी सच्ची रिपोर्ट्स जो इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के आधार पर होती है, और हमारे बोलने का अंदाज इनके पीछे वाले सिस्टम में पाव भर मिर्ची लगा देता है। अब इसमें हम क्या करें भाई? अगर झूठ बोल रहे हो तो बताओ। इंटरनेशनल कम्युनिटी और सोसाइटी जो बोल रही है वो हम बता रहे हैं आपको, बस अपने अंदाज में बता रहे हैं। उधर इजराइल यमन को घेरने के लिए सऊदी और यूएई वाली नाकाम कोशिश को दोहराने की तैयारी कर रहा है। यमन के जस्ट बगल में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर एक देश है सोमालीलैंड, जिसको कोई देश मानता ही नहीं है सिवाय ताइवान के, क्योंकि सोमालीलैंड हिस्सा है सोमालिया का, मगर वो सेल्फ डिक्लेयर्ड देश है, मतलब अपने आप को एक अलग देश मानता है। ये आप मैप पर देख लो, ये सोमालिया है, और सोमालिया के अंदर यमन के ठीक बगल में ये सोमालीलैंड है, जो अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड देश मानता है, जो प्रो सऊदी, यूएई और अब इजराइल भी हो चुका है। अब इजराइल ने कंगाल और लालची सोमालीलैंड को पैसा देकर वहां पर एक मिलिट्री बेस बनाने की डील की है, ताकि वहां से वो सीधे यमन की आर्म्ड फोर्सेस पर हमला कर सके, कभी भी उनको टारगेट कर सके। और यूएई इस बेस को बनाने के लिए फुल फंडिंग दे रहा है इजराइल को। पहले भी जब 10-12 साल जंग चली थी यमन के हूदीस से सऊदी अरेबिया और यूएई की, तो यूएई ने सोमालीलैंड का ही इस्तेमाल किया था इनके एयरपोर्ट और इनके बेसिस का। यहां से ये सीधे हमला करते थे यमन के हूदीस पर। दुनिया भर का पैसा, मिलिट्री इक्विपमेंट्स बर्बाद करने के बावजूद भी यमन से जंग जीत नहीं पाए थे। तो अब ये सोच रहे हैं कि क्या पता इजराइल इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अमेरिका का सपोर्ट है, तो क्या पता ये जंग जीत जाए। और अगर जंग जीत गया तो रेड सी में जो ब्लॉकेज लगा हुआ है उससे कहीं ना कहीं नुकसान तो यूएई का भी है,
वो भी हट जाएगा। यमन पे से हूदीज का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। यूएई और सऊदी बैक्ड सरकार यमन पे भी आ जाएगी। ईरान का इन्फ्लुएंस पूरी तरीके से रीजन के अंदर से खत्म। मतलब दिमाग इनका इन्हीं चीजों पे लगा रहता है, नाच गाना, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाना और जो लोग हक के लिए लड़ रहे हैं उनके खिलाफ साजिशें करना। अब अगर यहाँ पर मिलिट्री बेस बन जाता है इजराइल का, तो बहुत से लोगों को ये सोचकर डर लग रहा होगा कि यमन के ऊपर कहीं आफत ना आ जाए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ठंडे दिमाग से ज़रा सोचो, जो यमन 2000 किलोमीटर दूर इजराइल की राजधानी तेल अवीव, जो एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम से प्रोटेक्टेड है, उस पर हमला कर दे रहा है 2000 किलोमीटर दूर जाके, तो इजराइल जब बगल में आकर बैठ जाएगा तो क्या यमन उसको बख्शेगा? ये यमन के लिए बिल्कुल ऐसा होगा जैसे इजराइल ने यमन को दावत पे बुला लिया हो कि हमने पंडाल तुम्हारे लिए यहीं लगा लिया है और बिरयानी खानी है या कोरमा खाना है वो आप डिसाइड कर लो और आकर खा लो। नहीं, सुनने में तो यमन के ठीक नाक के नीचे जाके बैठने वाला काम बड़ा ही बहादुरी वाला लग रहा है, लेकिन जब इस पे अमल करेंगे फिर जो रिजल्ट्स निकल कर आएंगे वो काफ़ी डरावने हो सकते हैं। खैर, इस वीडियो में फिलहाल इतना था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।